नमस्कार साथियों। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे गति व गति के नियम। कल हमने चाल, वेग, त्वरण के बारे में पढ़ा, त्वरण के प्रकार पढ़े व कल आपको 5 क्वेश्चन भी दिए थे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गत प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न थे, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। 5 कौन कौन से क्वेश्चन थे उनके बारे में। तो जो साथी हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दें व बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे कि पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो साथियों, वीडियो को शेयर ज़रूर किया करो, जिससे कि जो भी साथी है उन तक ये क्लास पहुंच पाए और वो भी कंपटीशन लेवल की जो तैयारी करते हैं उनके क्लास से कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलते रहे। आज हम चर्चा करेंगे कल आपको जो 10 क्वेश्चन दिए थे उनके बारे में। तो देखिए, आप तैयारी कर रहे हो, लगे रहो, किताबों से प्यार कर लो, यही मौका है, मौका गंवाना नहीं है। क्योंकि आपको मैं एक बात बता दूं कि आती जाती सरकार और आती जाती जो बहू होती है ना, वो कुछ ना कुछ करके ही जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये आपके मोदी जो सरकार है, अब जाते समय या इसके सामने आने वाले चुनाव है, तो चुनावों पे रेलवे में, बीएसएफ में, सीआरपीएफ में और आपके आर्मी में, नेवी में, सभी डिपार्टमेंट में भर्तियां ज़्यादा से ज़्यादा निकलेगी। तो ये आपके पास एक सुनहरा मौका होगा। तो हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, यकीन हो तो कोई रास्ता ज़रूर निकलता है। यकीन हो तो कोई रास्ता ज़रूर निकलता है। हवा की ओट लेकर भी चिराग ज़रूर जलता है। हवा की ओट लेकर चलो चाहे, लेकिन चिराग भी जलता है। खुदा तेरे दीदार में हम इकरार कर बैठे और हम ही थे जो किताबों से प्यार कर बैठे। देखिए, सबसे बड़ी मोहब्बत है ये किताबों की। क्योंकि एक तो हमारी उम्र यही होती है, इस समय प्यार की उम्र होती है और इस समय पढ़ाई की उम्र होती है। और जो बंदा पढ़ाई की उम्र पा लेता है वो सक्सेस हो जाता है, और जो प्यार की उम्र पाता है वो तो आपको फिर पता ही है क्या करना पड़ता है ना। तो आज हम चर्चा करेंगे कल जो आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए थे उनके बारे में। यह आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे। पहला आपका क्वेश्चन क्या है? विद्युत धारा की इकाई होती है। तो हम बात करते हैं, देखना सभी की विद्युत धारा की इकाई क्या होती है। तो विद्युत धारा की यहाँ पे देखो एसआई नाम नहीं दिया है। अगर एसआई नाम दिया होता तो विद्युत धारा की आपकी जो इकाई थी वो क्या हो जाती? एम्पीयर हो जाती। परंतु इसने ये आपके एसआई नाम यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो एसआई नाम नहीं दिया तो हम आगे भी ऑप्शन देखेंगे कि ऑप्शन आपको कभी भी एग्ज़ाम में, आपको एक बात बताऊं कि अगर आपको वो क्वेश्चन आता है और आपको ऐसे लगता है नॉर्मल क्वेश्चन है, तो आप उसको जल्दबाजी ना करें, ऑप्शन चारों ज़रूर पढ़ें। तो यहाँ पे देखिए, ये विद्युत धारा की इकाई होती है, पूछा गया प्रश्न है। ये आपकी विद्युत धारा की इकाई, ये ऑप्शन एम्पियर होती है, सही है। वी वोल्ट प्रति ओम होती है, सही है। क्योंकि आपके आई बराबर क्या होता है? वी बट्टा आर। तो वी का मात्रक वोल्ट और आर का ओम, तो वोल्ट प्रति ओम भी सही है। कूलाम प्रति सेकंड। आई विद्युत धारा किसे कहते हैं? आई बराबर क्यू बट्टा टी। किसी तार में प्रवाहित आवेशों की दर ही क्या कहलाती है? आपके विद्युत धारा कहलाती है। तो कूलाम प्रति सेकंड भी सही है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन। अगले हम 2 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि 10 केजी राशि का वजन निम्न में से होता है। 10 केजी जो भी राशि होती है उसका वजन न्यूटन में आपको ज्ञात करना है। तो न्यूटन में 1 केजी में होता है आपके 9.8 न्यूटन, लेकिन यहाँ पे 10 केजी का पूछा है। तो हमें 9.8 को 10 से गुणा करवाएंगे तो आपका ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 98 न्यूटन। और 0.08 ये नहीं हो सकता। और 980 ये जब 100 केजी दिया हुआ होता तो 100 केजी हो जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया? बी। हम बात करते हैं 3 केजी में पाउंड होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। 1 केजी में कितने पाउंड होते हैं? मैंने बताया था आपको 2.2 पाउंड। तो 3 केजी में कितने हो जाएंगे? 6.615 पाउंड हो जाएंगे। ये आपका बी गलत है, ए सही है। ये आपके सी, ये भी गलत है। ये आपका डी, ये भी गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका? 3 केजी।
आगे हम बात करते हैं दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई। तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है प्रकाश वर्ष, पारसेक, खगोलीय इकाई और मील। तो आपके दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? पारसेक। ये रेलवे में ही पूछा गया क्वेश्चन। एक बार बराबर होता है, एक बार जो मात्रक होता है वो किसका होता है? दाब का। और हम बात करें पास्कल होता है, वो भी दाब का ही मात्रक होता है, लेकिन वो सीजीएस पद्धति में होता है। तो ये आपको बताया गया है। एक बार बराबर क्या 10⁻⁻7 पास्कल होता है? नहीं। 10⁻⁻5 नहीं, 10⁻5 पास्कल होता है आपका दाब का। जो भी एक बार बराबर होता है उसका मान कितना होता है? 10⁻5 पास्कल। आइए हम चलते हैं गति के नियमों में। तो हम देख लेते हैं गति के क्या नियम थे, क्या नहीं थे, उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। यह आपके रेखीय गति के नियम, ये जो नियम प्रतिपादित किए थे, ये नियम किसके द्वारा दिए गए थे? यह नियम सर आइजक न्यूटन ने दिए थे। किसने दिए थे? सर आइजक न्यूटन ने दिए थे। और उनको किस पुस्तक में लिखा? फिलोसोफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया। किस पुस्तक में लिखा? फिलोसोफी नेचुरलिस फिलिस्पिया। ये फिनिस्पिया जो नाम है ये आपको याद रखना है, फिनिस्पिया। इस बुक में इनको लिखा गया था। न्यूटन ने गति के नियमों का उल्लेख कब किया था? 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में किया था। अभी मैंने आपको बताया था पूरा नाम क्या है? फिलोसोफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया। याद रह जाएगा नाम, प्रिंसिपिया। आगे हम देखते हैं प्रथम नियम। प्रथम नियम होता है, इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं, आप उपनाम भी याद रखना। द्वितीय नियम को संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं और तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। तो हम देखते हैं प्रथम नियम जड़त्व का जो नियम है वो क्या कहता है। यह नियम गैलीलियो ने दिया था, जो आपके दूरबीन के खोजकर्ता है गैलीलियो, उन्हीं ने गति का प्रथम नियम दिया था। इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी और गतिशील है तो गतिशील रहेगी, जब तक कोई बाह्य बल उस पर नहीं लगाया गया। मतलब बाहर से अगर हम किसी वस्तु पे अगर वो चल रही है, हम कोई भी बाहर से बल ना लगाए तो अपने आप चलती रहेगी। उसको रोकना होगा तो हमको कुछ ना कुछ घर्षण बल लगाना पड़ेगा। और अगर कोई वस्तु स्थिर है तो उसको अगर हम गतिज अवस्था में लाना चाहते हैं तो बाहर से कोई ना कोई बल लगाना पड़ेगा। लेकिन प्रथम नियम क्या कहता है कि अगर गतिशील है तो गतिशील रहेगी, स्थिर है तो स्थिर रहेगी। जब तक उस पर कोई हम बाह्य बल मतलब बाहर का कोई भी बल यूज में नहीं करेंगे तब तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो हम देख लेते हैं जड़त्व कहते किसे। जड़त्व वस्तु की प्रारंभिक स्थिति में स्वतः परिवर्तन नहीं होता। वस्तु की कोई भी प्रारंभिक स्थिति जैसे रखी हुई है तो वो रखी हुई है, उसमें कोई भी स्वतः अपने आप कोई भी परिवर्तन नहीं होता। जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान पे निर्भर करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ लेते हैं एग्जाम में, एग्जाम की दृष्टि से, कि जड़त्व वस्तु के किस राशि पे निर्भर करता है। तो किस राशि पे निर्भर करता है? द्रव्यमान पे। द्रव्यमान कोई भी परिवर्तित मान नहीं होता। कभी भी द्रव्यमान चाहे यहाँ पे रख लो, चंद्रमा पे ले जाओ, पृथ्वी से दूर ले जाओ, कोई परिवर्तन नहीं होगा द्रव्यमान में। ये हम आगे पढ़ेंगे द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है। तो जो जड़त्व होता है वो द्रव्यमान के क्या होता है? समानुपाती। समानुपाती का मतलब अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो जड़त्व के मान में भी क्या होगी? वृद्धि होगी। और अगर द्रव्यमान घटेगा किसी वस्तु का तो जड़त्व में भी क्या होगी? कमी होगी। जड़त्व आघूर्ण, स्टार्टिंग जो टॉर्क होता है, टॉर्क को क्या कहते हैं? जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? टॉर्क। तो जड़त्व आघूर्ण होता है, उसका एसआई मात्रक क्या होता है? केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए आपको एक लाइन में दर्शाया 1 केजी जो आपका जड़त्व होता है उसका एसआई मात्रक। तो केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आगे हम देखते हैं जड़त्व। जड़त्व होता है वो आपके दो प्रकार का होता है, एक तो स्थिर अवस्था का जड़त्व और एक गति या गतिज अवस्था का जड़त्व। हम देखते हैं दोनों में क्या अंतर होता है। इस नियम के अनुसार कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में रहेगी जब तक कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। मतलब अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर अवस्था में रहेगी अगर हम कोई भी बाह्य का बल या बाहर का बल नहीं लगा रहे। और गतिज अवस्था, अगर कोई वस्तु गतिज अवस्था में है तो गतिज अवस्था में रहेगी जब तक कोई बाह्य बल
कार्यरत ना हो, मतलब जब तक कोई भी बाह्य बल अगर कार्यरत नहीं हो तो वो किस अवस्था में रहेगी, गतिज अवस्था में रहेगी। उदाहरण के रूप में हम देखे जाएं तो आपके स्थिर अवस्था का जो जड़त्व होता है वो आप उदाहरण है, ये नॉर्मल उदाहरण है, या आपसे जुड़े हुए भी होते हैं लेकिन हम ध्यान नहीं देते कि ये किसके उदाहरण है क्या है। तो गति का नियम होता है वो हमारी जो भी कार्य विधि होती है हमारे द्वारा की गई उसमें भी से ये उदाहरण निकले हुए हैं। तो देखना, पहला उदाहरण, गाड़ी के अचानक चलने से यात्री का पीछे की ओर झुकना। आपको पता है जब गाड़ी अचानक चलती है तो हम गाड़ी में यात्रा कर रहे हैं तो हम किस पीछे की ओर झुक जाते हैं, तो स्थिर अवस्था का क्या होता है, जड़त्व है। घोड़े के अचानक चलने पर घुड़सवार का पीछे की ओर गिरना। घोड़ा अगर अचानक चलेगा दौड़ेगा तो घुड़सवार कहाँ गिर जाएगा, पीछे की ओर। धूल से भरे कंबल को डंडे से पीटने पर कणों का अलग होना, ये हम घर पे भी करते हैं। जब धूल से भरे कंबल को क्या करते हैं, डंडे से पीटते हैं तो धूल के कण क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, क्योंकि वो स्थिर अवस्था में रहते हैं, अचानक पीटने पे वो क्या करते हैं, अलग हो जाते हैं। आगे हम बात करें, फलदार पेड़ की टहनी को हिलाने पर फलों का गिरना। जैसे आप झाड़ियों के बेर लगते हैं तो बेर की टहनी को क्या करते हो, हिलाते हो, तो हिलाने पर क्या करते हैं, फल होते हैं वो आपके नीचे गिर जाते हैं। 5 नंबर उदाहरण आपका है, सिक्कों की तस्तरी में एक सिक्के पर बल लगाने से केवल उसी सिक्के का बाहर आना। अगर कोई सिक्के की तस्तरी है उसमें रखे हुए सिक्के हैं तो हम जिस सिक्के पे बल लगाएंगे केवल वही सिक्का तस्तरी से निकल कर कहाँ जाता है, बाहर आ जाता है। गिलास पर रखे कार्डबोर्ड को अचानक खींचने पर सिक्के का गिलास में गिरना। यह आप घर पे भी उदाहरण कर सकते हो। पानी का एक भरा हुआ गिलास लेना, एक ऊपर कोई कार्ड रखना और उस पर एक सिक्का रखना, फिर आप अचानक उसको खींचना तो जो सिक्का होगा वो कहाँ गिर जाएगा, गिलास में गिर जाएगा। हम बात करते हैं यहाँ से जो आपके गतिज अवस्था का जड़त्व होता है इसके उदाहरणों की, कि गाड़ी के अचानक रुकने से यात्री का आगे की ओर झुकना। जब अचानक गाड़ी के ब्रेक लगाए जाते हैं तो यात्री किस ओर झुकता है, आगे की ओर। दौड़ते घोड़े के अचानक रुकने से घुड़सवार का किधर गिरना, आगे की ओर गिरना। कौन सा जड़त्व लगा, गतिज अवस्था का जड़त्व है। वाहनों में सीट बेल्ट का प्रयोग करना, इसीलिए वाहनों में सीट बेल्ट का प्रयोग किया जाता है जिससे कि अचानक झटका लगे या कोई एक्सीडेंट हो तो आप जाके आगे ना गिरो, शीशे से चोट ना लगे, जो आपका स्टीयरिंग होता है वो आपकी छाती तक टच ना हो, इसीलिए सीट बेल्ट का प्रयोग करना जरूरी माना जाता है। अगला हम देखते हैं, गति के प्रथम नियम से किसकी परिभाषा निकल के आती है, बल की परिभाषा आपके निकल के आती है। ये होता है गति का प्रथम नियम। हम बात करते हैं गति का द्वितीय नियम, ये इंपॉर्टेंट है, नोट लगा के लिखा हुआ पॉइंट है। गति के प्रथम नियम से किसकी परिभाषा निकलती है, बल की, F बराबर ma की। हम बात करें द्वितीय नियम संवेग, इसको संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। किसी वस्तु के संवेग में अगर परिवर्तन की दर उस वस्तु पे आरोपित बल की क्या होती है, समानुपाती होती है। कोई भी वस्तु उसमें जब संवेग में परिवर्तन होता है तो उसकी जो दर होती है वो उस वस्तु पर आरोपित, अगर हम उस वस्तु पे वेग में परिवर्तन हो रहा है तो कुछ ना कुछ आरोपित बल लगाया जाता है और उस बल की क्या होती है, समानुपाती होती है। ये देखिए आपके दिया हुआ रहा, बल समानुपाती संवेग में परिवर्तन की दर, और संवेग क्या होता है, P बराबर एम वी। एम यहाँ पे क्या है, वस्तु का द्रव्यमान, और V यहाँ पे क्या है, वेग। तो यहाँ पे समानुपाती है तो मैं इसको लिख सकता हूँ F बल का प्रतीक, समानुपाती डेल्टा ये किसका प्रतीक होता है, परिवर्तित, मतलब जब वेग में संवेग में परिवर्तन हो रहा है तो ये P बटा T परिवर्तन की दर, तो क्या आ जाएगा बट्टे में T। हम देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाता है, F समानुपाती संवेग में परिवर्तन की बात करा तो P2 माइनस P1, मतलब ये क्या हो गया, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बट्टा अंतिम संवेग बट्टा और आपके माइनस P1, ये आपके क्या हो गया, प्रारंभिक संवेग, और P2 क्या था, अंतिम संवेग बट्टा T, ये आपके क्या होगा, समय। F समानुपाती P2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, mv, और अगर अंतिम जो वेग था उसको मैंने mv से लिख दिया और प्रारंभिक वेग होगा तो मैं mu से लिख दूंगा, बट्टे में क्या आ जाएगा, t। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हम सोल्व कर लेते हैं।
कि अगर वहाँ से मैं आपके था एफ समानुपाती एम वी माइनस एम यू बट्टा टी, यहाँ से मैं एम कॉमन ले लूँ तो क्या बच गया, वी माइनस यू बट्टा टी, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए त्वरण लिख सकता हूँ। और एफ समानुपाती क्या हो गया, एम ए। और आपके देखा जाए तो एफ बराबर समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो हम क्या लेंगे, एक नियतांक के, क्या यहाँ पे नियतांक जिसका मान कितना रखना है, इकाई रखना है। तो आपके क्या हो जाएगा, एफ बराबर एम ए। और यही बात अभी आपके परिभाषा में कही गई थी कि आपके एफ समानुपाती क्या होता है, एम ए होता है। मतलब बल के क्या होता है, ये आपका जो संवेग में परिवर्तन की दर होती है वो क्या होती है, समानुपाती होती है, जो हमने समीकरण के थ्रू करके भी देख लिया। एम यहाँ पे क्या है, द्रव्यमान, और ए यहाँ पे क्या है, त्वरण। हम देखते हैं संवेग और आवेग क्या होता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं संवेग। संवेग P बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग, और आवेग क्या होता है, बल गुणा समय अंतराल। फिर भी देखो इनकी राशि एक होती है, कैसे, यहाँ पे देखो P बराबर एम वी और I बराबर F गुणा टी, और इसका SI मात्रक क्या हो गया, केजी मीटर प्रति सेकंड। और इसकी सदिश राशि हो गई आपके, ये हो गई सदिश राशि। और आवेग भी क्या है, सदिश राशि, और दोनों का मात्रक भी सेम होता है। बल का मात्रक आपके क्या हो गया, न्यूटन और सेकंड, और ये आपके क्या हो गया, केजी मीटर प्रति सेकंड। देखो सेम ही है। ये कैसे बना, ये आपको मैं समझा देता हूँ। एफ बल बराबर क्या होता है, एम ए होता है, ये सभी को पता है, गुणे क्या आपके टी। आई बात समझ में। यहाँ पे हम बात करते हैं समय की, तो ये एम आपकी क्या आ जाएगा, केजी, और ए क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ आपके एम का मात्रक क्या हो गया, केजी, और जो त्वरण होता है उसका क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, गुणा में क्या है, टी समय है, तो इसका मात्रक भी क्या हो जाएगा, सेकंड। तो यहाँ से देखिए एक सेकंड से एक सेकंड कट गया, बच कितना गया, केवल सेकंड। तो इसका मात्रक क्या हो गया, केजी मीटर प्रति सेकंड। यहाँ से ये मात्रक बन के आया है। अब आज हम बात कर लेते हैं, कल इसके उदाहरण देखेंगे, उदाहरण पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा आपके क्लास बढ़ जाएगी। तो देख लेते हैं उदाहरण, फिर हम कल गति का तीसरा नियम पढ़ लेते हैं। संवेग संरक्षण के नियम के उदाहरण क्या होते हैं, रॉकेट का उड़ना, रॉकेट उड़ती है वो गति के द्वितीय नियम से उड़ती है। ये उदाहरण देके आपको पूछा जाता है गति का कौन सा नियम लगता है। खिलाड़ी गेंद को कैच करते समय अपने हाथों के पीछे की ओर करता है या नहीं, तो उसको क्या करेगी, चोट लगेगी, क्योंकि संवेग में क्या होगा, परिवर्तन नहीं होगा। पत्थर व रबर की गेंद में से रबर की गेंद को कैच करते समय चोट का कम लगना। गाड़ियों में झटके कम करने के लिए स्प्रिंग शॉकर लगाया जाना, स्प्रिंग व शॉकर का प्रयोग करते हैं, इसीलिए गाड़ियों में झटके कम लगते हैं। गद्दा या सीमेंट के फर्श पर गिरने से गद्दे के फर्श पे चोट कम लगना, यहाँ पे ये गति का द्वितीय नियम लगते हैं। ऊंची कूद व लंबी कूद में मैदान की मिट्टी को हल्की करना, जब हम किसी भी फिजिकल देने जाते हैं तो ये पॉइंट जरूर देखना। ऊंची कूद और लंबी कूद में मैदान की मिट्टी को खोदकर क्या कर दिया जाता है, हल्का कर दिया जाता है, जिससे किसी अभ्यर्थी के चोट ना लगे। अधिक गहराई तक कील को गाड़ने के लिए भारी हथौड़े का उपयोग करना, अगर आपको अधिक कील गाड़नी हो तो आप किसका प्रयोग करना चाहिए, आपको भारी हथौड़े का। ये देखो आपके नोट लगा के इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है, गति के द्वितीय नियम से बल का व्यंजक या सूत्र प्राप्त होता है। ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन की, बल का व्यंजक गति के किस नियम से प्राप्त होता है, तो गति के द्वितीय नियम से। और सूत्र किससे प्राप्त होता है, गति के द्वितीय नियम से। बल की परिभाषा गति के प्रथम नियम से, और बल का व्यंजक गति के द्वितीय नियम से। आइए हम देख लेते हैं आज भी जो आपके 5 क्वेश्चन है वो। पहला क्वेश्चन है, किसी गेंद को पृथ्वी तल से लुढ़काने पर गेंद 18 मीटर की दूरी तय करके वापस उसी दिशा में 7 मीटर की दूरी तय कर लेती है, तो विस्थापन का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पे विस्थापन का मान ज्ञात करना है कि 18 मीटर होगा, 25 होगा, 7 होगा या 11 होगा। 2 नंबर क्वेश्चन आपका, यदि कोई गाड़ी 2 मिनट में 1.080 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो गाड़ी की
चाल ज्ञात कीजिए। ये यहाँ पे आपको चाल ज्ञात करके नोट करना है। एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं है, ये केवल आपका सीधा क्वेश्चन है। निम्न में से अदिश राशि नहीं है, इनमें से बताना आपको कि अदिश राशि कौन सी नहीं है। चाल, दूरी, त्वरण या उपयुक्त सभी। 4 नंबर क्वेश्चन है आपके, किसी गाड़ी का वेग 3 मिनट बाद 900 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 1620 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो त्वरण व त्वरण की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो आपका मान दिया हुआ है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ऋणात्मक, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर धनात्मक, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर धनात्मक, 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ऋणात्मक। तो आपको ये प्रकृति ज्ञात करनी है। मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु में त्वरण होता है। जो भी स्वतंत्र या मुक्त रूप से वस्तु गिरती है उसमें किस प्रकार का त्वरण होता है? धनात्मक, ऋणात्मक, मंदक या एक समान त्वरण। ये आपके 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इनको सोल्व करते हो तो आपके जो न्यूमेरिकल होंगे वो भी आपको सोल्व करने में आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। और इनका जो जवाब है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करो, जिससे आपको पता चल सके कि आपकी जो तैयारी हो रही है वो कितनी हो रही है, क्या हो रही है। तो साथियों, क्लास को शेयर ज़रूर करना, शेयर करना मत भूलना। कल के वीडियो में हम चर्चा करेंगे, या कल की क्लास में हम चर्चा करेंगे गति के तीसरे नियम के बारे में और गति के समीकरण के बारे में।